आज समझेंगे हम लोग कि सांख्यिकी आखिर है क्या। ये संख्याओं का जो एक गणित है, वैसे तो पूरा गणित ही संख्याओं से संबंधित है, लेकिन सांख्यिकी गणित की एक भाग होने के साथ साथ कुछ निष्कर्ष निकालने में, किसी परिणाम तक पहुंचने में बहुत ही मददगार होता है। तो सांख्यिकी है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्लास 11 में इस विषय पर डिटेल से आपको बताया जाता है। अगर आप सांख्यिकी का क्षेत्र, अर्थ और महत्व को समझना चाहते हैं तो इसके उद्गम को सबसे पहले समझिए कि इसका आखिर कहाँ से विकास हुआ और ये आज के मानव जीवन के साथ किस प्रकार से अपना एक अलग संबंध स्थापित करता है। सांख्यिकी के आंकड़े सरकार को भी मदद देती है। सरकार भी जब चाहती है जनता के लिए कुछ करने को, तो सरकार को ये पता तो होना चाहिए कि समस्या क्या है और उस समस्या के हिसाब से उसका समाधान क्या हो सकता है। इसलिए सरकार भी अपने यहाँ एक विभाग बना करके रखती है, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, सांख्यिकी विभाग, जिसकी लगभग हर एक ज़िले में अपनी एक शाखा होती है। वहाँ पर संबंधित क्षेत्र से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके विश्लेषण के बाद समस्या को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उस समस्या के समाधान के विषय में काम किया जाएगा। तो व्यवहारिक है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में छात्र तो हैं ही हैं, छात्र के साथ साथ वहाँ शिक्षक भी हैं। तो आखिर ये सरकार को सोचना पड़ता है कि कितना स्टूडेंट है और उतने स्टूडेंट के लिए हमको कितने शिक्षक वहाँ पर रखने होंगे। तो सरकार को ये कैसे पता चलेगा? सरकार के पास कोई स्वप्न तो आता नहीं है, आपके आंकड़े सरकार के पास पहुँचते हैं, उसके हिसाब से सरकार तय करती है कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानक क्या है। एक शिक्षक एक समय में कितने विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है, जबकि सारे विद्यार्थियों पर वो एक समान रूप से ध्यान देगा। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, 5,000 10,000 विद्यार्थी खड़े होकर के भी क्लास ले लेते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में तो ऐसा नहीं है। कितने छात्र हैं उस हिसाब से वहाँ कितने कमरे होने चाहिए, उस हिसाब से कितने शिक्षक वहाँ होने चाहिए। ये तमाम बातें तो उसी आधार पर तय होगी, आंकड़ों के आधार पर। तो सांख्यिकी एक व्यवहारिक विषय है और हर व्यक्ति को प्राथमिक स्तर पर इसकी थोड़ी मोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स का जो उद्गम है उस विषय में हम लोग कह सकते हैं कि इसका वो सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जर्मनी के एक विज्ञानी थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड ऑकेनवाल। उन्होंने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया। क्या नाम था? गॉटफ्राइड ऑकेनवाल। और सबसे पहले सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। इसलिए आज भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पिता के तौर पर गॉटफ्राइड ऑकेनवाल को जानते हैं। तो दो बातें हो गई। एमसीक्यू का सवाल अगर आपसे पूछता है कि सांख्यिकी के पिता कौन थे, तो सांख्यिकी के पिता गॉटफ्राइड ऑकेनवाल थे। कहाँ के थे ये जर्मनी के थे। ठीक है, अब आते हैं अगले विषय पर कि सांख्यिकी को हम परिभाषित कैसे करें। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय के संदर्भ में जानना पड़ता है कि आखिर ये है क्या, है ना। सामान्यतः आप इसमें क्या काम कर सकते हैं।
ये किस क्षेत्र में उपयोगी होगा, या सांख्यिकी की उपयोगिता ऐसी कौन सी क्षेत्र है जहाँ पर नहीं होगी, और कौन से ऐसे संख्या होंगे जो सांख्यिकी के आंकड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आप इसको चाहे तो नोट करें सांख्यिकी की परिभाषा के तौर पर। ठीक है, लिखिए सांख्यिकी की परिभाषा, लिखा जाए। हाँ, सांख्यिकी की परिभाषा दो रूपों में दी जाती है। जिसमें एक रूप बहुवचन के रूप में तथा एक रूप एक वचन के रूप में दिया जाता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब आंकड़ों के समूह से होता है। देख लो बाबू, उनको थोड़ा सा कुछ बताओ लकी को। आंकड़ों के समूह के रूप में होता है। होता है। देखिए, बहुवचन का मतलब क्या होता है, ये हमको लगता है कि लगभग लोग जानते होंगे। बहुवचन जिसमें हाँ एक से अधिक हो, तो आंकड़े अपने पास होंगे। एक आंकड़ा है तो वो क्या सांख्यिकी का क्षेत्र हो सकता है? कहता है कि नहीं, आंकड़े वही सांख्यिकी के क्षेत्र में आएंगे जो एक दूसरे से कुछ संबंध स्थापित करते हैं। अगर एक दूसरे से कोई आंकड़ा संबंध स्थापित नहीं करता है तो सांख्यिकी के आंकड़े नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि राधे श्याम की मृत्यु 50 वर्ष में हो गई, ये सांख्यिकी के आंकड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल आंकड़ा एक है, एक कथन है जिसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति राधे श्याम है जिसकी मौत 50 या किसी पर्टिकुलर एज पर हुई। इससे हम क्या कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या कोई इंटर रिलेट कर सकते हैं, किसी और आंकड़े के साथ इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन यही कहा जाए कि वर्ष 2025 में भारत में 25,000 व्यक्तियों की मौत 50 साल के उम्र में हुई। तो दो आंकड़े हो गए ना, 25,000 व्यक्ति और मौत कितने एज में हुआ है 25,000 व्यक्तियों का? 50 वर्ष के उम्र में। तो ये एक संख्यात्मक तथ्य है जिसमें दो आंकड़े हैं, और ये आंकड़े कुछ हमको हो सकता है कि समस्या की ओर इशारा कर रहा हो, या कुछ हमको तथ्य दे रहा हो जिस तथ्य के आधार पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो आंकड़ों के आधार पर हमको निष्कर्ष निकालना होता है।
हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राधे श्याम की मृत्यु 58 साल में की उम्र में हो गई या 50 साल की उम्र में हो गई? आगे लिखिए इसमें। एक दूसरे से संबंधित एवं तुलना योग्य आंकड़े को ही सांख्यिकी कहा जाता है। आंकड़े को ही सांख्यिकी कहा जाता है। क्या परिभाषा हम लोग बता रहे हैं बहुवचन के तौर पर? एक दूसरे से संबंधित एवं तुलना योग्य आंकड़े को ही सांख्यिकी कहा जा सकता है। जैसे भारत में मृत्यु दर वर्ष 2001 में 8.4 प्रति हजार थी। जो वर्ष 2011 में 7.2 प्रति हजार हो गई। ये इस तरह 1000 आदमी में 720 आदमी कम हो गए। नहीं 720 में तो प्रति हजार में 7.2 माने 1000 आदमी में 7 आदमी लगभग मान के चलिए कि मौत हुई है। ठीक है, या 1000 में इससे पहले आंकड़ा क्या बताता था? 8। सांख्यिकी के ऊपर लगने वाला एक माने आरोप यही है कि ये दशमलव में जब सवाल जवाब देने लगता है तो थोड़ा सा अविश्वसनीय हो जाता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कितना सटीक देता है कि 1000 मान लीजिए कि प्रति 1000 बच्चे जन्म लेते हैं किसी अस्पताल में, कुल बच्चों का जन्म होता है तो एक वर्ष में 1000 बच्चे, तो 1000 बच्चों में लगभग 8 बच्चे जो है जन्म के बाद ही मर गए। एक सूचना है कि 1000 बच्चों का जन्म हुआ जिसमें से 8 बच्चे की मौत हो गई 2001 में। लेकिन 2011 में 10 साल के बाद जो इन्फॉर्मेशन निकल के आता है उसमें ये पता चलता है कि 1000 बच्चे का जन्म हुआ, उसमें से 7 बच्चे जन्म के बाद मरे। तो बताइए 10 साल में हमारा हेल्थ का जो सेक्टर है वो अच्छा काम किया क्या? कि कम से कम पहले जहां मोर्टेलिटी रेट 8 थी उसको घटा करके 7 पर ले आया है, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है। लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं हो सकता, इस पर और सुधार का काम करना चाहिए। तो इस तरह के आंकड़ों से हम एक सूचना तो पाते ही पाते हैं, साथ ही साथ समस्या के कारणों को भी हम चिन्हित कर लेते हैं और उसके बाद उसके समाधान की ओर प्रयास करते हैं। तो सांख्यिकी के आंकड़े इंटर रिलेट होने चाहिए, है ना। ये एक आंकड़ा है। आगे लिखिए, सभी सांख्यिकी
सभी सांख्यिकी आंकड़े हैं, आंकड़े हैं, परंतु सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते। नहीं होते। मैंने जो भी आंकड़ा होता है वो हर आंकड़ा सांख्यिकी नहीं हो सकता। जैसे एक आंकड़ा है, आपका उम्र एक आंकड़ा हो सकता है, किसी की मृत्यु का वर्ष उसके लिए आंकड़ा हो सकता है, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी कब बनेगा? वो जब आंकड़ों का समूह हो। तो सांख्यिकी में आंकड़े होते हैं बहुत से, वो सांख्यिकी है, वो सांख्यिकी है इसलिए वो आंकड़ा है, लेकिन हर आंकड़ा सांख्यिकी नहीं हो सकता। हर नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो सब कुछ एक नंबर है। हर आंकड़ा सांख्यिकी नहीं होता, लेकिन सांख्यिकी आंकड़े ही होते हैं। ठीक है? तो आंकड़े सांख्यिकी होने के लिए क्या होना चाहिए? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसको। आंकड़े को बोला गया कि 2% सांख्यिकी 3% का डिस्काउंट है, 1% प्राइस तभी कहा जा सकता है, तभी कहा जा सकता है जब उनमें निम्नलिखित तीन गुण विद्यमान हों। गुण हों। क्या है पहला गुण? नंबर 1 में लिखिए आप। प्रथम गुण, नंबर लिखिएगा, प्रथम गुण लिखने की जरूरत नहीं, नंबर 1 लिख करके लिख सकते हैं। आंकड़े तथ्यों के समूह के रूप में होने चाहिए। आंकड़े तथ्यों के रूप में होने चाहिए। दूसरा, आंकड़े एक दूसरे से संबंधित एवं तुलना योग्य होना चाहिए। और तीसरा, आंकड़े व्यवस्थित रूप में होने चाहिए। समझिए इस बात को कि क्या कहता है कि आंकड़ों में 3 बातें हो तो वो सांख्यिकी हो सकता है। आंकड़े तथ्यों के समूह के रूप में होने चाहिए। हम लोग जिस किसी भी मोहल्ले में, शहर में रहते हैं, अब एक बात की जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए कि उस मोहल्ले में कितने घर हैं। ठीक है?
आप अकेले रह रहे हैं क्या उस मोहल्ले में? और भी लोग हैं, और भी फ्लैट वाले लोग हैं। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, आप पता करो उसमें से कितने घरों में पीने के पानी का नल लगा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए पहला चीज़, तो और टोटल कितना घर होगा? 50 घरों में मात्र 3 घर में ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन से आता है। ये एक आंकड़ा है ना। ये आंकड़ा हमको बहुत बड़ी समस्या की ओर दिखा रहा है कि नहीं, इशारा कर रहा है कि नहीं, कि बाकी जो 47 घर वाले लोग हैं उनके घरों में पीने का पानी कहाँ से आता है? खरीद रहे हैं, है ना। अच्छा, इस देश में हर व्यक्ति को इन सब चीज़ों का मौलिक अधिकार प्राप्त है कि हमको पीने का पानी उपलब्ध कराएगी, इसका सरकार गारंटी लेती है। तो ये हम सरकार के ऊपर अब दबाव डाल सकते हैं ना कि स्थिति बहुत ख़राब है साहब, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है, और ये जवाबदेही आपकी है कि आप यहाँ पर लोगों के घरों में पीने के पानी का व्यवस्था कराओ, या तो आप टैंकर से पानी भेजो, है ना। एक समस्या तो यहाँ पर ये आती है। दूसरा कहता है कि आंकड़े एक दूसरे से संबंधित एवं तुलना योग्य होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, दिल्ली के किसी मोहल्ले से हम उसको कंपेयर करें तो क्या स्थिति इसी तरीके का देखने को मिलेगा? वहाँ क्या पता चलेगा? 50 घर, तो 50 घरों में पाइपलाइन से पानी पहुँच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इस तरह की समस्या है, पूरे देश के लिए इस तरह का नियम लागू करने का ज़रूरत नहीं है, या कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। जिस क्षेत्र की समस्या उस क्षेत्र के संबंध में कीजिए। और तीसरे, आंकड़े को व्यवस्थित रूप से संकलित होना चाहिए। ये 3 बातें बहुवचन के तौर पर, और यही 3 बात किसी आंकड़े में होगा तो वो सांख्यिकी कही जाएगी। अदरवाइज आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते। हर आंकड़ा सांख्यिकी नहीं होता, लेकिन सांख्यिकी आंकड़े ही होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन है, हर आंकड़ा सांख्यिकी नहीं है। आपकी उम्र 18 साल हो रही है, क्या ये सांख्यिकी है? लेकिन 18 साल के उम्र के 50,000 बच्चे आईकॉम में पढ़ रहे हैं, 30,000 बच्चे आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, 20,000 बच्चे साइंस में पढ़ रहे हैं। ये एक आंकड़ा हो सकता है जो सांख्यिकी होगा। ठीक है।